ने ग्रीस के ऊपर अपनी S-400 तान दी है, उन्होंने काउंटर करने के लिए S-300 तान दी। और इस बीच जब यह सारी बातचीत चल रही है तो पूरी तरीके से अजरबैजान के खिलाफ रशिया उतर आया है। अब आप मुझे बताइए कि क्या यह विश्व युद्ध नहीं है? बहुत बड़ी बात है ये। मैं सीधे चलूंगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, 4 बजे के शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फुल एंड फाइनल में आज 4 बजे 2 चीजों में दुनिया बट गई है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें। दुनिया की 2 बड़ी फिक्र, पूरी दुनिया में इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी का संघर्ष, नंबर 1। नंबर 2, फ्रांस के बाद दुनिया में कई जगह हमलों की खबर आ रही है। फ्रांस के खिलाफ दुनिया के कई मुल्कों में विरोध शुरू हो चुका है। न भारत ने इस जंग में अपना स्टैंड ले लिया है और हम भारत फ्रांस के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन दुनिया की दूसरी बड़ी फिक्र क्या है? दुनिया की दूसरी बड़ी फिक्र है वो ये है कि कोरोना का कमबैक हुआ है। दुनिया के कई शक्तिशाली मुल्कों ने फिर लगाया है संपूर्ण लॉकडाउन। अमेरिका में कोरोना रिटर्न से ट्रंप की चिंताएं बढ़ गई हैं। ट्रंप की 18 रैलियों में शामिल 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। और भारत के लोग, जरा सुने, एम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि भारत में भी आ रही है कोरोना की दूसरी लहर, हो जाए सावधान। इस वक्त दुनिया की ये 2 बड़ी फिक्र है, एक तरफ इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी और दूसरी तरफ कोरोना की लड़ाई। मैं सीधे चलूंगा इस वक्त की पहली बड़ी खबर। फ्रांस में 72 घंटे के भीतर तीसरा बड़ा हमला। लियोन शहर के चर्च में पादरी को मारी गोली, हालात गंभीर, धार्मिक नारे लगा रहा था हमलावर। चर्च को बंद करते समय पादरी को गोली मार दी गई फ्रांस में। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। मैं सीधे चलूंगा, सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, वेरी क्विकली, यह खबर बेहद हैरान करने वाली फ्रांस से आ रही है, क्या क्या इनपुट है? 72 घंटे में तीसरा बड़ा हमला चर्च पर, 72 घंटे में तीसरा बड़ा हमला। और मैं अपने दर्शकों को यहां पर बता दूं, हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं, जरा आपकी स्क्रीन पर देखें कौन कौन है। उससे पहले यहां पर यह एक बड़ी खबर है, चर्च को बंद करते समय पादरी को गोली मार दी गई। जितने भी मेहमान हैं मैं सबको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही लेजेंडरी इंसान, एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत बढ़िया एनालिस्ट हैं और वेटरन, आर्मी वेटरन। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट शंकर प्रसाद, मेरे साथ हैं एक और बहुत शानदार एनालिस्ट, एक बहुत बढ़िया इंसान, और मैं उनको किसी लेजेंड से कम नहीं मानता हूं, पुष्पेश सर, पुष्पेश पंत सर, स्वागत है आपका सर। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इजराइल से हरिंदर मिश्रा आने वाले हैं। कसवर पाकिस्तान से हमारे बेबाक जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं। लेकिन सुमित, वेरी क्विकली, फ्रांस में 72 घंटे में यह तीसरा हमला, क्या कहा जाए? देखिए, इस समय फ्रांस की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। अगर आप 2015 के बाद से देखें निशांत, ये सबसे ज्यादा क्रूशल सिचुएशन है फ्रांस के अंदर। करीबन 2 दिन के अंदर ही आपने देखा कि 1-2 दिन पहले वहां पर करीबन 3 लोगों की इसी तरीके से हत्या की गई। और अब फिर कल रात को ये घटना हुई लियोन इलाके के अंदर, जहां पर प्रीस्ट अपने चर्च को ताला लगाकर निकल रहे थे। ये पूरा रेजिडेंशियल इलाका है जहां पर ये चर्च है, और उनको मारा गया। और उसके बाद वो जो अटैकर था वहां से भाग निकला। और उसके बाद से ही निशांत, मैं आपको बताऊं, लगातार उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो क्राइसिस सेल की मीटिंग कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में। ये कोशिश की जा रही है कि इस तरीके के अटैक को बंद किया जाए। लेकिन 2015 के बाद से ही फ्रांस के सामने एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बना है। ये खासतौर पे जो इस्लामोफोबिया जिसको हम कहते हैं, या फिर जिसको हम कह रहे हैं कि लगातार जिहादिज्म जो चल रहा है, उसने फ्रांस को लेकर बहुत बड़ा एक क्राइसिस। लेकिन सुमित, ये बात खाली फ्रांस तक सीमित नहीं है, क्योंकि फ्रांस के बाद अब ऑस्ट्रिया में चर्च पर हमला हुआ है। वियना की चर्च में भीड़ ने तोड़फोड़ की है। खुफिया एजेंसियों को तुर्की के युवाओं पर शक है। धरपकड़ के लिए एजेंसियों ने तेज कर दिया एक्शन। बड़ी खबर, ऑस्ट्रिया में भी चर्च पर हमला हुआ है और वहां पर तुर्की के जो लोग हैं, टर्की के वॉइस में इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर।
ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, जरा ध्यान से देखिए। ऑस्ट्रिया में भी यह हालात बहुत गंभीर। मैं यहां पर एक चीज बार बार देखकर हैरान हूं, जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ऑस्ट्रिया में चर्च पर हमला किया गया। बताया जा रहा है 30 से 40 लोगों का जो ग्रुप था उसने यह हमला किया और वहां पर जैसे तैसे हालात संभालने की कोशिश की गई। यूरोप इज बर्निंग अगर यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इसके बाद मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर लेके आ रहा हूं। फ्रांस की तरह कनाडा की क्यूबेक सिटी में भी हमला हुआ है। धारदार हथियार से हमलावर ने किया हमला। हमले के बाद क्यूबेक शहर में अलर्ट हो गया है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। लोगों को घरों में रहने को कहा गया। बगल में विजुअल दिखाएं इसके। ये इस वक्त की बड़ी खबर। फ्रांस के बाद कनाडा और ऑस्ट्रिया दोनों, लेकिन इसके बगल में ये देखें कनाडा में हमला किया गया है। सुमित के पास में सीधे चलूंगा। सुमित, एक ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे पूरी एक वेव फैल गई है और सीधे सीधे सड़कों पर हर जगह, यूरोप हो या लैटिन अमेरिका हो या अमेरिका हो, हर जगह इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी। देखिए निशांत, अगर आप सारी चीजों को देखें तो कुछ ऐसा प्री प्लान सा भी लगता है कि लगातार सिर्फ चर्च के ऊपर हमला किया जा रहा है और खासतौर पर एक ही लगभग या तो रात के समय या अर्ली मॉर्निंग में इस तरीके से हमले किए जाते हैं। और अगर आप देखें अभी भी जब ऑस्ट्रिया की बात कर रहे थे, वेना के अंदर ये चर्च है और उसके अंदर भी इसी तरीके की हमला किया। 30 से 40 लोग आते हैं। हालांकि ये इंटेलिजेंस उनकी अपनी लोकल इंटेलिजेंस दर्शा रही है कि टर्की के लोग हो सकते हैं। टर्की की तरफ से इंटेलिजेंस बेसिकली मिल रही है कि वहां के लोग हो सकते हैं। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि कौन लोग इसके पीछे। और हम जब भी देखते हैं कि फ्रांस और टर्की की जब भी बात आ रही है, टर्की इसको लेकर लगातार ग्लोबली इस चीज को फैलाना चाह रहा है कि फ्रांस जो है वो इस्लाम के विरुद्ध है। और यही वजह है कि जगह जगह पर हम इस तरीके से क्रिश्चियनिटी वर्सेस जो इस्लामिज्म है उसकी मतभेद नजर आ रहा है। और इस तरीके के अटैक बहुत ज्यादा क्रूशियल। और आपने सही कहा कि हम ना सिर्फ इसको फ्रांस में देख रहे हैं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, कई इलाकों के अंदर इस तरीके के अटैक हम लगातार देख रहे हैं। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे लेके चलूंगा अपने दर्शकों को तीनों तस्वीर दिखाने के लिए। उसके बाद अपने मेहमानों के साथ मैं बातचीत करूंगा। दिखाएं जरा फ्रांस, ऑस्ट्रिया और कनाडा। ये तस्वीरें आपके सामने। फ्रांस, ऑस्ट्रिया और कनाडा, ये देखिए तस्वीरें। इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की ये तस्वीरें हैं और ये मुझे देखकर हैरान कर रही हैं कि जिस तरीके से वहां पर हालात एकाएक खराब हो गए हैं। फ्रांस, ऑस्ट्रिया और कनाडा। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, क्या आप इसको एक ट्रिगर पॉइंट नहीं समझेंगे एक बहुत बड़े युद्ध का? मैं चाहूंगा सिर्फ विजुअल्स दिखाएं फ्रांस और ऑस्ट्रिया के और हमारे सीधे मेहमानों के साथ चलें और टिकर में तीनों ब्रेकिंग वन बाय वन रोटेट करते रहें। सबसे पहले पुष्पेश सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। पहले इस विजुअल्स को जरा होल्ड करें। लियोन फ्रांस में देखें, वियना में चर्च पर हमला हुआ, क्यूबेक में भी, कनाडा में भी आपके सामने ये तस्वीरें आ रही हैं। इसको क्या समझा जाए? पुष्पेश सर के पास वेरी क्विकली। सर, ये जो हालात हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन गया है एक बहुत बड़े युद्ध और किसी ऐसी चीज के लिए जो शायद अनकंट्रोलेबल हो? नहीं, मैं आपसे सहमत हूं। ये बहुत चिंताजनक घटनाक्रम है। जहां तक क्यूबेक का सवाल था, वो भी आप याद करेंगे फ्रांसीसी भाषा वाला प्रदेश है कनाडा में, और कनाडा के ट्रूडो भी शरणार्थियों के प्रति बड़े उदार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूरोप में फूट डालने का, यूरोप अमेरिका के बीच में फूट डालने का जो प्रयास तुर्की का या कट्टरपंथी इस्लामी देशों का है, वो नजर आता है। मगर मुझे ऑस्ट्रिया और वियना की बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि ऑस्ट्रिया न तो शरणार्थियों के प्रति कभी इतना उदार रहा है, वो एक तटस्थ देश रहा है, और न वहाँ उस तरह का नस्लवाद देखने को मिला है जिस तरह का नस्लवाद देखने को नव नाजी नस्लवाद जर्मनी में देखने को मिला है या उत्तरी यूरोप के देशों में, स्कैंडिनेविया में देखने को मिला है। तो तुर्की अगर इस तरह फैला रहा है इन सब घटनाएं, तो निश्चित रूप से वो कुछ अराजकता का तत्व वहां लगता है बागी हो गया, जिसे रोग एलिमेंट्स कहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे चिंता इस बात की है कि जो संकट वहां होता है, हमने फ्रांस का साथ तो दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, मगर हम इससे आशंका हमारे लिए भी बहुत विकट है कि रूसिया में भी इसका विरोध हुआ है कि वहां के राष्ट्रपति ने कहा है कि राष्ट्रपति मैक्रोन ने गलत किया है ये सब करके। मगर कोई भी देश किसी दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था पर, उनके संवैधानिक मूल्यों पर कोई टिप्पणी करे और जिहादी हिंसा का समर्थन प्रकारांतर, ये बात बड़ी घबराने वाली है सर। लेकिन यहां पर एक और चिंता का विषय है और वो मैं पुष्पेश सर आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्या ये ऐसा आपको लग रहा है कि ये एर्दोगन की डिविसिव पॉलिसी जो है वो यूरोप को पहले एक
शरणार्थी क्राइसिस थी, लेकिन अब ऐसी क्राइसिस में लेके आ रही है जो मामला सीरिया में हो रहा था, मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूं, लेकिन वो सोच के लिहाज से अब यूरोप में होता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तुर्की का प्रयास ये लगता है कि वो खुद नाटो का सदस्य था और ग्रीस और साइप्रस को लेकर और लीबिया को लेकर, दागिस्तान और कोकेशिया को लेकर उस पर ये आरोप लग रहा था कि वो सब क्या कर रहा है। तो उसने अवसर का फायदा उठाते हुए राष्ट्रपति चुनाव के ठीक 2-3 दिन पहले ये जानबूझकर चिंगारियां छोड़ी हैं अलग अलग जगहों पर। और तुर्की का जिस तरह का गठजोड़ जमाल खाशोगी के हत्याकांड से स्पष्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब बिल्कुल निर्दोष बेदाग इससे नहीं कहा जा सकता है। कुछ ही दिन पहले जो हमारा मित्र सऊदी अरब सबसे बड़ा समझा जाता था, उसके एक नोट पर, झंडे पर, नक्शे पर भारत का जो पाक अधिकृत नाजायज हिस्सा है वो दर्शाया गया था। भारत पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड सर। लेकिन यहां पर अब मैं जल प्रसाद के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले कट्टरता पर तुर्की का साथ देना इमरान को पड़ा महंगा। फ्रांस के पाकिस्तानियों की एंट्री पूरी तरह बैन। फ्रांस ने 183 पाकिस्तानियों को वीजा देने से इनकार किया। पूरे होने के बावजूद 183 लोगों को वीजा नहीं। बांग्लादेश के लोगों की भी फ्रांस में एंट्री पर बैन। फ्रांस के ऊपर यह बहुत बड़ा, कहा जाए बहुत बड़ा फ्रांस का यह एक्शन है। सीधे मैं कसवर के पास चलूंगा। कसवर, यह मामला तुर्की का साथ देना अब इमरान खान के लिए मुश्किल बनता जा रहा है, और खासकर उनके मुल्क के लोगों के लिए। निशान तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान तुर्की के पीछे खड़ा हुआ है कि इसके कंसिक्वेंसेस हैं, और ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप इसकी बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि तुर्की सेकंड ऑप्शन हो जाता है। कि पाकिस्तान हमेशा से अगर इनकी हिस्ट्री देखें कि जहां भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शख्सियत के तनाज़ात में घेरने की कोशिश की, पाकिस्तान ने हमेशा बात बुलंद की है। वो तुर्की या सऊदी अरेबिया का मसला नहीं है, और अभी भी ऐसा हो रहा है। मेरे ख्याल में इमरान खान ने एक स्टांस लिया है, और उसके बाद कंसिक्वेंसेज हैं, ये तो इमरान खान भी जानते हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं कि 183 लोगों का वीजा नहीं मिला, तो उससे पहले भी कोई खास वेलकमिंग नहीं थे पाकिस्तान के लोग यूरोप में, फ्रांस में। मेरे ख्याल की शुरुआत है, आगे मजीद मुश्किलात हो सकती है, और तुर्की के साथ खड़े होने का भी इसमें एडिशन होगी। इमरान खान को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बाखूबी अंदाजा है, लेकिन फिर भी ये पीछे हटने वाले नहीं है, ये मिटने वाले नहीं है। आप जो बता रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, इमरान खान ने खत लिखा है, इमरान खान ने खत लिखा, कसवर सॉरी आपको रोक रहा हूं, निकलेगा और इनको मुश्किलात और भी आगे होंगी। कसवर, इमरान खान ने खत लिखा, वो सारे मुस्लिम मुल्कों के एक कहा जाए तो लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी ने उसको एक बहुत बड़ा झटका दिया है। क्या आप इस्लामिक कंट्रीज में भी एक डिवाइड देख रहे हैं इस पूरे मसले पर? निशांत, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। मेरा ख्याल यह है कि जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को एक झटका दिया है, तो इससे आंखें इनकी खुली हैं। अगर आप देखें कि यूनाइटेड अरब अमीरात भी, जब पाकिस्तान और इंडिया का एक थोड़ा सा स्टैंड ऑफ चल रहा था, तो उसमें यूनाइटेड अरब अमीरात ने तो उनको पाकिस्तान को झटका दिया। तो इस वक्त सिर्फ 2 मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं इस्लामिक कंट्रीज में, एक मलेशिया है और उसके बाद एक तुर्की है। तो बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन्होंने विजिबली पाकिस्तान को पट अप किया, और ये चीज हमने FATF में भी देखी है। और इमरान खान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज का बखूबी अंदाजा है। और इनको, जिस तरह आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हो, हमारे यहाँ पहले भी बात चली थी कि पाकिस्तान को एक बेहतरीन वजीर खारजा लेके आना चाहिए। जब तक इमरान खान एक काम ये नहीं करते, शाह महमूद कुरैशी को रिप्लेस नहीं करते, और दूसरा एक मुकम्मल तौर पर बेहतरीन पॉलिसी लेके नहीं आते, टॉकिंग अबाउट फॉरेन पॉलिसी, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं। और इस वक्त जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं। हमने FATF में भी देखा है, हमने अभी भी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं सीधे चलूंगा जनरल प्रसाद के पास। सर माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा इंतजार कराया मैंने, लेकिन सर क्या आप एक यहां पर बहुत क्लियर कट डिवाइड देख रहे हैं? वो ये है, या तो आप आतंकवाद के खिलाफ हैं या आतंकवाद के साथ हैं, और इसमें भी जो बहुत प्रोमिनेंट चीज है, आतंकवाद के साथ के नाम पर उसको बहुत अच्छे तरीके से टॉस ओवर किया गया है। ऐसा लगता है कि कढ़ाई में पकाया गया है, उसमें अलग अलग तड़के लगाकर उसमें कई सारे मुल्क साथ आ रहे हैं, और आतंकवाद के खिलाफ में जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, एक्सेप्शन भारत को छोड़कर।
देखिए, आपने जो बातें कही काफ़ी हद तक सही है, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। प्लीज सर। आपने कहा दिस इज़ अ फाइट बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। मैं ये कहूँगा इट्स अ फाइट बिटवीन इस्लाम एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओहो। मैं ये कहूँगा इट्स अ फाइट बिटवीन टेररिज्म एंड सैंक्टिटी। एंड इसमें आजकल क्या हो रहा है कि जो दो देश तरक्की चाहते हैं और जिनके दिमाग में कुछ सोच वोच है, कुछ सेंटिटी है, वो इस्लाम को कह रहे हैं कि भाई ये गलत काम की तरफ मत जाइए आप। ये केवल इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी नहीं है, इस्लाम वर्सेस। आप देख रहे हैं भारत में कब से चल रहा है ये टेररिज्म। भारत इज नॉट अ क्रिश्चियन कंट्री। हमारे यहाँ कितनी जगह पर टेररिज्म हो रहा है। तो ये कहना मैं समझूंगा आज कि, और जो आपने बात कही वो बड़ी अहमियत की बात है कि क्या मुस्लिम कंट्री इस्लामिक कंट्रीज़ में क्या डिवाइड हो रहा है। जी हाँ, इस्लामिक कंट्रीज़ में भी वो कंट्रीज़ हैं जो कि अभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहती हैं, अभी भी चाहती हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स चलता रहे, अभी भी चाहती हैं कि ऑयल और पेट्रोलियम की जो उनकी जो ख़ास चीज़ें हैं उस पर वो कोई आँच ना आए। तो आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया इसमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इट इज़ नॉट रियली in a way it is that it is Islam versus Christianity, but it is more importantly Islam. सर मैं आपसे एक लिबर्टी लेना चाहूंगा। मैं ये फ्रेम चेंज मत करिएगा। जी बोलिए। जल साहब मैं आपसे एक लिबर्टी लूंगा सर, और मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं। बोलिए। कुछ हमने एक ट्रेलर देखा अजरबैजान और आर्मेनिया में एक बहुत बड़ी जंग का, जो कि अगेन रिलीजन के नाम पर टर्की और अलग अलग अलायंस ने शुरू की। क्या ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, क्योंकि अभी जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं ऊपर देखें आप, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, और थोड़े बहुत लोग नहीं है, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। नीचे के जो शॉट्स देखें आप, ये वो कंट्रीज हैं जिनमें वाद विवाद चल रहा है। क्या ये प्रॉक्सी वॉर जो छद्म युद्ध आतंकवाद के नाम पर हो रहा है, ये क्या फुल फ्लेजेड वॉर में तब्दील नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में वो खबर दिखाने वाला हूं किस तरीके से ग्रीस को फिर पुश करना टर्की ने शुरू कर दिया। देखिए, ये फ्रांस इज अ न्यूक्लियर पावर। फ्रांस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी पावरफुल आर्म्ड फोर्सेज एंड विद वेरी आधुनिक हथियार, मॉडर्न वेपन्स हैं उनके पास। इस वक्त बात चल रही है, खास प्रॉब्लम है बिटवीन टर्की एंड फ्रांस। टर्की और फ्रांस का जो झगड़ा है वो आर्मीनिया और अजरबैजान में दिख रहा है आपको। लेकिन दुख की बात यह है कि अजरबैजान आर्मीनिया की लड़ाई अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड नेशन मिलके क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं? इसलिए नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं कि उन्होंने अब टेररिज्म फैलाना शुरू कर दिया सारे वर्ल्ड में। अभी तो आपने देखा कि ये फ्रांस में हुआ, ऑस्ट्रिया में हुआ, कनाडा में हुआ, इंडिया में हो रहा है। पिछले हफ्ते आपने देखे कश्मीर में 2-3 इंसिडेंट हो चुके हैं हमारे यहाँ। तो इस समय मैं इस चीज़ को अजरबैजान, आर्मीनिया को एक चिंगारी रख के टेररिज्म की तरफ ले जा रहा हूँ। टेररिज्म हैज़ बीन कमिंग अप इन दिस वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम भारत में पिछले 20 साल से कह रहे हैं कि टेररिज्म पर कंट्रोल किया जाए। बात सवाल ये उठता है कि टेररिज्म को कंट्रोल किया कैसे जाए? टेररिज्म को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, जब तक अगर उसको हम रिलीजन से जोड़ते हैं तो वो एक तरह से सही नहीं होगा, लेकिन एक तरह से सही है भी। और जिस तरह से रिलीजियस टीचिंग्स आजकल मिल रही हैं, आपको मालूम है कि जिस तरह से बच्चों को गुमराह किया जाता है, बच्चों की पढ़ाई में गड़बड़ की जाती है, उनको टेररिज्म, उनको इस किस्म की चीज़ें ISI सिखा रहा है। सर आप एकदम ठीक कह रहे हैं। मैं जल प्रसाद आपके पास तुरंत आ रहा हूं, और फिर उसके बाद मैं पुष्पेश सर के पास भी जाऊंगा। कसवर आप तैयार रहिए, मैं एक एनालिसिस लेकर आ रहा हूं यहां पर आपके सामने, लेकिन इसके रैमिफिकेशंस क्या है वो मैं दिखा रहा हूं अगली खबर में। हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि न्यूजीलैंड में क्या हुआ था, अगर आपको याद होगा। न्यूजीलैंड में क्या हुआ था, अगर आपको याद होगा, जो मस्जिदों में हमले हुए थे। लेकिन यहां पर फ्रांस में मस्जिद को जलाने की साजिश, बड़ी खबर, हमलावर ने मस्जिद को जलाने की कोशिश की, केमिकल डालकर मस्जिद में आग लगाई। आग ज्यादा ना फैलने से साजिश नाकाम हुई। ये फ्रांस की थोड़े से विजुअल डिस्टॉर्टेड, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखें, फुल फ्रेम पे जरा शॉट्स दिखाएं। फ्रांस में अब उसका रिपरकशन शुरू हो रहा है, मस्जिद जलाने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको याद होगा न्यूजीलैंड में किस तरीके से वो आदमी आके मस्जिदों में गोली चलाता है, वहां पर नरसंहार कर दिया था उसने। ये फ्रांस का हाल देखें आप, ये क्या है? ये इन तस्वीरों को देखें, ये हमारे सामने सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। और मैं सीधे चलूंगा यहां पर कसवर के पास, ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे। कसवर, ये रैमिफिकेशन शुरू हो चुके हैं
और ऐसा लग रहा है जैसे, मुझे ऐसा लगता है कि किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म की स्क्रिप्ट हो कि किसी ने एक चिंगारी भड़काई, फिर दूसरे ने भड़काई और पूरी आग में तब्दील हो गई। लेकिन इससे एक बहुत हेट्रेड का माहौल बनता जा रहा है। क्या इमरान खान नहीं सोच रहे इसके बारे में? निशांत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा कि मेडिएवल के जो जमाना था, उसमें अगर आपको याद हो तो 1076 में जब क्रुसेड का आगाज हुआ था तो बिल्कुल छोटी सी चिंगारी चुड़ी थी, और आपको याद है कि वो 150 साल तक चली, 1276 तक वो जाके, लेकिन फिर भी तो इतनी तबाही हुई, उसके बाद फिर कहीं जाके इनको होश आया। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो फ्रांस में हो रहा है उसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो मैं ठहराता हूँ इसको, फ्रांस के प्रेसिडेंट को। वो अगर दानिशमंदी का तकाजा करते, जिस तरीके से एक इस्लाम के खिलाफ और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो बातें हो रही थी, कैरिकेचर के बारे में, वो उनको स्टॉप कर सकते थे। इससे बेहतरीन जो दानिशमंदी का तकाजा किया वो कनाडा के जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको स्टॉप कर दिया। तो ये चीजें हैं। लेकिन जब इमरान खान की बात करते हैं वो थोड़े से जज्बाती हैं, लेकिन इस मामले में वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं आपसे सीधे सीधे कसवर एक सवाल पूछ रहा हूं। इमरान खान इंटरनल टेंशन को डाइवर्ट करने के लिए बाहर इस्लामिक मुल्कों और मुस्लिम मुल्कों का मसीहा बनने की कोशिश में कुछ ज्यादा गलतियां नहीं करते जा रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंटरनली पाकिस्तान के हालात इमरान खान की फेवर में नहीं है और उनको एक बड़ा अच्छा मौका मिला है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर इंटरनली हालात खराब अगर ठीक भी होते, फिर भी इमरान खान एक बहुत बड़ा स्टैंड लेते, नवाज शरीफ होते वो भी लेते, क्योंकि अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पे किसी किस्म का कोई कंट्रोवर्सी आती है तो पाकिस्तान हिस्ट्री में भी और पाकिस्तान अब भी हमेशा उन्होंने स्टैंड लिया है। और अगर मामलात ऐसे वाले खराब ना भी होते, फिर भी इमरान खान, नवाज शरीफ या कोई और होता, वो एज ए हेड ऑफ पाकिस्तान स्टेट वो लेते और तुर्की के साथ खड़े होते। और मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त इमरान खान थोड़ा सा प्ले अप कर रहे हैं इंटरनली, उनको एक्सटर्नली मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं। कसवर आप मेरे साथ बने रहिए और इसी की ग्राफिक्स के साथ मैं शंकर प्रसाद सर और पुष्पेश सर के पास जाऊंगा। थोड़ा फास्ट रखेंगे हम लोग। अब आने वाले जितने भी चरण है हमारे इस ब्रेकिंग के, यहां पर देखें आप, हम आपको क्या दिखा रहे हैं, जरा देखें, प्ले करें इसको आप। वो ये है कि क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, क्या हो गया विश्व युद्ध का ऐलान। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये सवाल कर रहा हूं। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और कनाडा में जगह जगह इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी को लेकर हमले हुए। पाकिस्तान, लेबनान, फिलिस्तीन, यरूशलेम, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हुए। यहां पर दिखाएं, चेंज करें इसको राहुल क्विकली। वो ये है, ऑस्ट्रिया और फ्रांस में चर्च पर हमलों में तुर्की के लोगों का हाथ होने की खबर। मलेशिया के पूर्व पीएम मुत्ताहिर मोहम्मद ने फ्रांस में हो रहे हमलों को सही ठहराया, बाद में अपने बयान के लिए कहा कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। वो ये देखें आप किस तरीके से चीजें हो रही है। फ्रांस ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की एंट्री बंद कर दी। पाकिस्तान ने फ्रांस में अपनी एम्बेसी बंद करवा दी और एक खत लिख दिया फ्रांस के खिलाफ सारी इस्लामिक कंट्रीज को। इमरान ने, मैक्रोन ने कहा वो ऐसे किसी कार्टून का समर्थन नहीं करते, लेकिन फ्रांस में किसी भी तरीके की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एर्दोगन ने यूएई, सऊदी, मिस्र और सीरिया के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। यह हमारे सामने एक बड़ा फैक्ट है। और मैं यह जानना चाहता हूं कि फ्रांस के समर्थन में और आतंकवाद के खिलाफ भारत उतरा है, लेकिन यहां पर इमरान खान और एर्दोगन कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। इसको होल्ड करिएगा। इसी पर मैं क्विक रिएक्शन लूंगा जल प्रसाद का, इसी ग्राफिक प्लेट पर। सर, एर्दोगन, इमरान, अजरबैजान, कश्मीर, फ्रांस, वो विलन बनकर सामने आ रहे हैं और भारत जो है इस लड़ाई में एक बड़े पॉजिटिव आउटलुक के साथ आगे दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत की जो रणनीति है अब वो ग्लोबल लेवल पर सिर्फ एलएसी और एलओसी नहीं है, वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर हर टेररिस्ट कंट्री को काउंटर करने की है? देखिए, बात फिर इतनी मैं कहूंगा कि भारत में हम अभी भी ये नहीं कहते कि इट इज़ इस्लाम वर्सेस द रेस्ट, हम ये भी कहते हैं इट इज़ अगेंस्ट टेररिज्म। हमारे देश में बहुत लोग हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, कुरान को फॉलो करते हैं, एंड वी आर अ सेकुलर कंट्री। मैं ये नहीं चाहता कि एक पूरा विश्व बिल्कुल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, इस्लाम एंड द रेस्ट। वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अगर वो कहीं हो गया, जिसकी तरफ आप इशारे कर रहे हैं, जिस तरह से वर्ल्ड इस तरह इस वक्त स्प्लिट कर रही है, इट इज़ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन दैट इज़ फेसिंग ह्यूमैनिटी। आप ये समझिए कि अगर इस तरह से चलता रहा तो विश्व युद्ध में कुछ कमी नहीं रहेगी। अभी देश न्यूक्लियर पावर वाले हैं।
एक तरफ आपने देखा पाकिस्तान भी वेरी इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, पाकिस्तान इज अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट जी नो ये देखिए ना, पाकिस्तान इज अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट जी, एंड देयर फ्रांस इज अ न्यूक्लियर स्टेट। ऐसा तो नहीं है कि इस चक्कर में टर्की कहीं फंस जाए, इस चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरा वर्ल्ड शामिल हो जाए। हालांकि वर्ल्ड वॉर टाइप की अभी भी मैं देखता हूं नहीं होनी चाहिए और ना होगी मेरे ख्याल से, लेकिन अगर लेकिन सर मैं आपके सामने खबर ला रहा हूं, आप एक चीज देखिए, इसकी शुरुआत कहां से हुई सर? मैं इसकी शुरुआत कहां से हुई? मैं खबर ला रहा हूं आपके सामने और आप मुझे खुद बताइएगा। मैं आपके पास वो खबर ला रहा हूं क्योंकि उसी का मैंने आपसे जिक्र किया था। तुर्की और ग्रीस में चरम पर पहुंच गया तनाव। इस वक्त की बड़ी खबर प्ले करें। फ्रांस अर्मेनिया के बाद तुर्की ने ग्रीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भूमध्य सागर के विवादित क्षेत्र में तुर्की ने तेल और गैस की खोज की शुरुआत की है। तुर्की का S-400 और ग्रीस का S-300 आमने सामने। तुर्की और ग्रीस में चरम पर पहुंचा तनाव। बड़ी खबर फिर से दिखाएं यहां पर, ये तुर्की और ग्रीस के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। तुर्की ने ग्रीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तुर्की ने भूमध्य सागर में तेल की खोज शुरू की है और फिर तुर्की का S-400 और ग्रीस का S-300 आमने सामने। नेक्स्ट लाइन दिखाएं। ग्रीस के समर्थन में पूरी ताकत के साथ फ्रांस खड़ा है। यह बड़ी खबर आप देख रहे हैं, यह बड़ी खबर आप देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको भारत का रोल बताने जा रहा हूं। वेरी क्विकली जल प्रसाद, क्या कहेंगे आप इस पर सर? वही जो मैं कह रहा था कि देखिए इस समय ये बड़ी गलत जगह पर पहुंच रहा है। इट्स रीचिंग ए वेरी डेंजरस स्टेट कि वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है। ग्रीस भी इसमें शामिल हो रहा है और ग्रीस इज नॉट अ वेरी लार्ज कंट्री, ग्रीस इज नॉट अ वेरी पावरफुल मिलिटरीली कंट्री। तो ऐसा ना हो कि ग्रीस के ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन हो जाए जिसके रिपरकशंस फ्रांस की तरफ से आ जाए, ये आप मुझे बताइए, कुछ और हो जाए। जल प्रसाद, एक बात सुन लीजिए मेरी सर, आपसे एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, वो बड़ी जरूरी। देखिए इसकी मैं ये कहना चाहता हूं, इस चीज की शुरुआत कहां से हुई निशांत? इसकी शुरुआत हुई आज से 25, 30, 40 साल पहले, जबकि यूरोपियन देशों ने, जबकि यूनाइटेड किंगडम ने, फ्रांस ने, यूरोपियन कंट्रीज ने रिफ्यूजीज को आने दिया, इस्लामिक रिफ्यूजीज को अनकंट्रोल्ड आने दिया अपने देश में। आज की तारीख में आप यूके में देखें तो देयर आर मोर मॉस्क देन देयर आर चर्चेज एंड देयर इज सच लार्ज पॉपुलेशन व्हिच इज नॉट इवन अकाउंटेड फॉर। तो ये बात लोगों ने ध्यान से सोची नहीं आज से 25-30 साल पहले। भारत तो इससे 1990 से जूझ रहा है, 30 साल हो गए भारत को इससे जूझते। वी हैव ग्रेट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट इट। द पॉइंट टुडे इज अगेन कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ग्रीस में अगर कुछ हो गया तो आप देखिए उसका अंजाम कहाँ निकलेगा। और अभी आप देख रहे हैं टेररिज्म इज बीइंग फॉट अगेंस्ट बाय टेररिज्म। आपने अगर हमारी मस्जिद जलाई तो हम आपका चर्च जलाएंगे सर। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं और वो ये बहुत संक्षेप में, बहुत क्विक रिएक्शन सर। टर्की ने अजरबैजान का युद्ध चालू करवा दिया, टर्की ने फ्रांस में उत्पात मचा दिया और ग्रीस जहां पर फ्रांस उसको बार बार काउंटर कर रहा था उसने वो भी फ्रंट खोल दिया है। टर्की को मतलब वो ऐसा लगता है मोस्ट रोग नेशन इन द वर्ल्ड। Yes, that is the point. That is exactly what I said a while ago. That अगर इस चीज को कंट्रोल करना है तो the world powers must get together and control Turkey. टर्की एक इस तरह से उभर रहा है कि उसकी एक तो मिलिट्री शक्ति काफी हद तक अच्छी है और टेररिज्म है, ISIS की सपोर्ट है, पाकिस्तान के टेररिस्ट की सपोर्ट है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूसेंस इन द वर्ल्ड टुडे। ऑल द वर्ल्ड पावर्स नीड टू गेट एंड सॉर्ट आउट टर्की फर्स्ट, तभी ये कुछ रुकेगा सर। लेकिन टर्की के ऊपर कुछ हमला, कुछ दबाव पॉइंट नोटेड सर। लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है और वो ये मैं आप बता रहा हूं जिसके पास मैं पुष्पेश सर के पास आ रहा हूं। फ्रांस अर्मेनिया के बाद तुर्की ने ग्रीस के खिलाफ मोर्चा खोला। उसके बाद मैं आपके सामने ब्रेकिंग दिखाए राहुल। अगली ब्रेकिंग वो ये है कि हमारे जो भारत ग्रीस के विदेश मंत्रियों के बीच आपसी सहयोग के मुद्दे पर बातचीत हुई है। बड़ी खबर प्ले करें। ग्रीस और भारत के विदेश मंत्रियों की कई मुद्दों पर वर्चुअल बातचीत हुई है। फ्रांस ग्रीस को लेकर भारत का सहयोग, तुर्की को करारा जवाब है। यह बड़ी खबर दिखाएं जरा, इसके बगल में विजुअल्स के साथ दिखाएं इसको। यहां पर ये इस वक्त की बड़ी खबर है और मैं सीधे चलूंगा पुष्पेश सर के पास। सर अब मुझे एक चीज समझाइए पुष्पेश सर, हमारे दर्शकों को बताइए। हमने फ्रांस का साथ दिया ऐसी मुश्किल घड़ी में, हम ग्रीस के साथ खड़े हो चुके हैं, हम अर्मेनिया के साथ खड़े हो चुके हैं,
भारत ने बता दिया है जो परपेट्रेटर्स ऑफ पीस हैं, जो शांति के खिलाफ लोग हैं, चाहे वो एर्दोगन है, चाहे वो इमरान खान है, जो कश्मीर और भारत के इंटरनल मैटर्स में आ रहे हैं, दिस इज न्यू इंडिया। हम पूरी दुनिया के साथ आपके खिलाफ आएंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत, मगर मैं सोचता हूँ कि जो बात जनरल प्रसाद कह रहे थे वो बहुत पते की है और महत्वपूर्ण है कि भारत के लिए ये समस्या बड़ी विकट है कि हम इसे इस्लामी दुनिया बनाम ईसाइयत की लड़ाई न करें, जिसका उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा। भारत 30-35 वर्ष से इसे झेल रहा है और चीन भी कोई ईसाई देश नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी जो लड़ाई है वो आतंकवाद की बाकी सारी दुनिया के देशों के साथ है, और इंडोनेशिया के बाद भारत और बांग्लादेश का ही नंबर सबसे अधिक मुसलमानों का है। तो हमारे लिए संयम बरतना इसलिए जरूरी है। यदि आप देखें तो हमारे यहाँ भी आंदोलन के लिए 20-25 हजार लोग भड़काकर इकट्ठा कोई भोपाल में कर लेता है, कोई बांग्लादेश में आंदोलन की सड़क पर आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ जितनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, हमको ये खतरा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि हम इसे इस्लाम की लड़ाई सारी दुनिया के साथ, इस्लाम की लड़ाई हिंदू धर्म के साथ, इस्लाम की लड़ाई श्रीलंका की आप याद करें पिछले साल ईस्टर में वहां क्या हुआ था। और रही बात जहां तक मस्जिदों के जलाए जाने की है, ये भी बात सोची जा सकती है कि इन्हें नव नाजी नव नस्लवादी जला रहे हैं या तुर्की के कोई खुफिया एजेंट भड़काने के लिए, घटना को और तूल देने के लिए, प्रतिक्रिया को और हिंसक बनाने के लिए ये कार्य खुद कर रहे हो। जो लोग खुद घातक हमले कर सकते हैं इस्लाम की सारी हिदायतों के खिलाफ, जहाँ सुसाइड बिल्कुल मना है, पाप है, तो वहां ये लोग ये भी संभव है कर सकते हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पुष्पेश सर। मैं यहां पर एक ग्राफिक्स दिखाने जा रहा हूं अपने दर्शकों को। आइए जरा ये की ग्राफिक्स दिखाते हैं, और उसके बाद मेरे पास कुछ और इंफॉर्मेशन आ रही है। और हरिंदर जी ने इजराइल से हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। कोई बात नहीं सर, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूं कुछ वहां पर दिक्कतें थी, लेकिन ये देखें आप, भारत की तुर्की और पाकिस्तान को सीधे चुनौती। ग्रीस और फ्रांस के भारत के साथ होने से एर्दोगन की चिंताएं बढ़ गई हैं। कश्मीर में दखल देने वाले एर्दोगन के लिए यूरोप में भारत की दोस्ती मुसीबत लेकर आई है। यह मैं सीधे पूछता हूं, अब वेरी क्विक रिएक्शन पुष्पेश सर से। जो हमारे मुल्क में दखल दे रहा है, हम उसको पूरी दुनिया के साथ घेर रहे हैं। सर, ये स्ट्रैटेजी पर आप क्या कहेंगे, बहुत संक्षेप में पुष्पेश सर? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सामरिक नीति है। तुर्की से हमारे कोई लेना देना है ही नहीं। तुर्की तो हमारा बैरी शुरू से रहा है, वो कश्मीर और चीन, पाकिस्तान का साथ देता रहा है चीन में। मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान को अपना शत्रु समझें, इससे पहले हमको वो शत्रु समझ में आने चाहिए जिनका नाम लेने में हम परहेज करते हैं, चीन जैसे। yes. हमको समझ में आना चाहिए जो तुर्की जैसा है। मुझे लगता है कि भारत को दो टूक अपने जो बड़े खतरनाक शत्रु हैं, जिनके कारण पाकिस्तान का संकट पैदा होता है, उनका नाम साफ साफ लेना चाहिए। पुष्पेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनरल प्रसाद, एक खबर मैं अजरबैजान से दिखाऊंगा कि उसके बाद कोरोना वाला जो चंक है वो आपको हैरान करने जा रहा है। अजरबैजान अर्मेनिया के बीच खतरनाक मोड़ पर पहुंचा युद्ध। जंग में अर्मेनिया की पूरी मदद के लिए रूस तैयार हो चुका है। अर्मेनिया पर सीधा हमला हुआ तो रूस करेगा समर्थन, यह रूस ने कह दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय का बयान, हम अर्मेनिया के साथ हैं। 35 दिनों से जारी जंग में 81,000 से ज्यादा लोगों की मौत, बड़ी खबर। और इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, अजरबैजान का अर्मेनिया पर सबसे घातक हमला, बड़ी खबर। अर्मेनियाई सैनिकों पर ड्रोन से बड़ा हमला किया है। ड्रोन हमले में अर्मेनियाई सैनिकों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मैं चाहूंगा इसमें सिर्फ विजुअल दिखाए सामने। यह इस वक्त की बड़ी हैरान करने वाली खबर। और अब मैं यहां पर आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, मेरे साथ इजराइल से हरिंदर मिश्रा जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर एम वली, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर डॉक्टर, वो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिंदर जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया अभी। लेकिन बड़ी खबर, अमेरिका में कोरोना की वापसी हुई है। ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है। बड़ी खबर फ्लैश करें यहां पर सामने। ट्रंप की 18 रैली में शामिल 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। ट्रंप की रैली में शामिल करीब 700 लोगों की कोरोना से मौत। हैरान करने वाली खबर, 20 जून से 22 सितंबर के बीच हुई 18 चुनावी रैली।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में खुलासा, अमेरिका में अब तक कोरोना से 2,36,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं सीधे चलूंगा हरिंदर सर के पास। हरिंदर सर, यह सबसे बड़ी रिपोर्ट है, और जब पेंसिल्वेनिया की रैली में बराक ओबामा ने कहा था कि अगर आप अपने आप को नहीं बचा सकते तो मुल्क को क्या बचाएंगे, स्टैनफोर्ड तो यह कह रहा है कि इनकी रैली में लोगों की मौत हो रही है। दिस इज शॉकिंग सर। जी बिल्कुल, लापरवाही जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि वैसे भी जिस तरह के बयान ट्रंप की तरफ से आते रहे हैं पिछले कई महीनों के दौरान, वो कई बार जो है लोग जो मास्क लगा करके नजर आते थे उन पे हंसते रहे। वो इस तरह से उन्होंने बिल्कुल जो है लापरवाही साफ तौर पर वहां पर नजर आती रही है। लेकिन इस बीच में तुरंत अभी जब आपसे बात हो रही है तो यहाँ एक खबर आ रही है, अभी जब हमारी बात हो रही है तो यहाँ पर अभी एक प्रेस रिलीज आया है इजराइल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से, और अभी इजराइल के रक्षा मंत्री जो हैं बेनी गांस, वो शिबा मेडिकल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और वहाँ पर आज यहाँ पर ह्यूमन ट्रायल्स जो हैं वो शुरू हो गया है, और आज पहले जो वॉलंटियर्स हैं उनको दिया गया है वैक्सीन, जो इजरायली वैक्सीन है उसको दिया गया है। तो ये बिल्कुल एक तरह का कोइंसिडेंस, इत्तेफाक है कि आप इसकी चर्चा कर रहे हैं और बिल्कुल उसी वक्त ये खबर आ रही है। सर ये वाकई में अच्छी खबर है, अच्छी खबर है, लेकिन सर ये हरिंदर सर ये चिंता का विषय है। मैं आपके पास एक और खबर लेकर आ रहा हूं, अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा ट्रंप की रैली के शॉट्स के साथ। ब्रेकिंग दिखाएं, डॉक्टर वली ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। भारत के लोग देखें इस खबर को, बहुत जरूरी है आपको। अमेरिका में कोरोना की वापसी से ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है। ट्रंप की 18 रैली में शामिल 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। ट्रंप की रैली में शामिल करीब 700 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। 20 जून से 22 सितंबर के बीच हुई 18 चुनावी रैली, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में खुलासा। इसके बाद एक और बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर है ब्रिटेन की। इंग्लैंड में फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री जॉनसन ने 2 दिसंबर तक लगाया फुल लॉकडाउन। ब्रिटेन में एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए मामले। इस वक्त ये बड़ी खबर, पूरी दुनिया में कोरोना का ये अटैक शुरू हो चुका है, पूरी दुनिया में। इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं लेके आ रहा हूं, दिखाइए जरा। फ्रांस में कोरोना की वजह से दूसरे लॉकडाउन की घोषणा। एक और बड़ी खबर, पेरिस में लॉकडाउन की वजह से 700 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये देखें आप, फ्रांस के सभी लोगों को घर में रहने के आदेश। फ्रांस में कोरोना के हर दिन 50,000 नए केसेस आ रहे हैं। और मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर वली के पास। सर, भारत के लोग यूरोप, अमेरिका से कब सीखेंगे सर? यहां पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत बड़ा डेंट है। पूरे वर्ल्ड की निगाहें इंडिया पर हैं इस समय। हमारे यहाँ चुनाव है, हमारे यहाँ दीपावली है, हमारे यहाँ सर्दी पड़ रही है, हमारे यहाँ पोल्यूशन है, हमारे यहाँ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, हमारी आबादी उनसे बहुत घनी है। ये सब फैक्टर्स उनके यहाँ नहीं है, तो हमारे देश बहुत ज्यादा है। लोग, पूरी दुनिया की निगाहें हमारी तरफ इसलिए हैं क्योंकि हम वर्ल्ड के लीडर होने जा रहे हैं वैक्सीन के। हम पूरे वर्ल्ड को 70% टीका प्रोवाइड करते हैं। तो पूरी दुनिया देख रही है कि भारत ने धारावी में क्या किया था, अब क्या कर रहा है। तो हमें बहुत अनुशासित रहना है। निशांत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरी दुनिया हमको देख रही है और हमको अपने प्रधानमंत्री जी की बात मान के दिखानी है। ये बहुत बड़ा वक्त है, आजमाइश का वक्त है। नहीं तो आपने जो भी डाटा दिया है बहुत चौंकाने वाला है। ट्रंप की रैली के डाटा बहुत चौंकाने वाले हैं। हमारे यहाँ भी इलेक्शन रैलीज हुई हैं, बहुत चौंकाने वाले डाटा सर, इसीलिए दिखा रहा हूं मैं इसीलिए दिखा रहा हूं। और डॉक्टर वली, मैं आपके सामने एक और खबर ला रहा हूं। दुनिया की सेफेस्ट कंट्रीज में से एक, हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर में से एक, ऑस्ट्रिया ने मंगलवार से 4 हफ्ते के आंशिक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कोरोना के चलते ऑस्ट्रिया में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। ऑस्ट्रिया में लॉकडाउन के चलते सांस्कृतिक गतिविधियां बंद रहेंगी। यह ऑस्ट्रिया का हाल है। तीनों तस्वीरें दिखाएं और डॉक्टर वली के पास में जाऊंगा। डॉक्टर वली, पूरी दुनिया में पहले जब कोरोना आया तब हम नहीं सुधरे, दूसरी बार जब आ रहा है हम तब भी नहीं सुधरे हैं। एम्स के डायरेक्टर साहब ने बोल दिया है कि समझ जाओ, बच जाओ, फिर भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। जी, कल योजना जो नीति आयोग है उसके भी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमको संभलना है। अगले 100 दिन बहुत खतरे के हैं, बहुत संभलने के हैं, क्योंकि इसमें ये जो 5 चीजें मैंने बताई हैं, पोल्यूशन, हवा की रफ्तार का मध्यम होना, जाड़े का आना,
त्योहार का आना, 2 स्टेट्स में इलेक्शन का होना जी। और कोरोना का बढ़ना, और ऑलरेडी पीक्स दिखाई दे रहे हैं, कोरोना के बढ़ती हुई तादादें दिखाई दे रही हैं। तो अगर हम अभी नहीं संभले तो आगे आने वाले 100 दिनों में एब्सोल्युटली सर, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं वली साहब। हरिंदर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस शो को वाइंड अप करने से पहले हम सभी आपको वतन को समर्पित 4 साल की बच्ची का एक गीत सुनाते हैं। इसको जरा देखें आप, जिसे खुद वहां के सीएम ने ट्वीट किया। कहीं भी तेरा जैसा कोई नहीं है, असली सोरिन दुनिया गुमा है, नहीं कहे तेरा जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। Oh mama, pretty mama, yeah 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 yeah. Oh mama. सोशल डिस्टेंसिंग में और ज्यादा डिस्टेंसिंग क्यों? टिकट। हेलो। स्मेल रेडी विद एक्स टिकट, अब सिर्फ 35 रुपीज में। क्या पापा, कब तक खुद को हराते रहेंगे? आज आप मुझसे हारिए। आज तुझे गाड़ी सर्विस करानी थी ना। फोर्ड का पिकअप एंड ड्रॉप है ना, अब उनका फोकस गाड़ी